हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका जाखड़ एंड आई वेलकम यू ऑल एट गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली एडीटी 23 के जो हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर है वो जारी कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाई कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर में क्या कुछ मेंशन है, क्या कुछ बोला गया फॉर द बीएड कैंडिडेट, फॉर द एनआईएस कैंडिडेट कि फाइनली क्या डिसीजन लिया गया है। तो ये वीडियो देखिए एडीटी 23 के कैंडिडेट के लिए तो इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। बाकी साथ ही साथ देखिए एडीटी 65 और जो 59 कैंडिडेट हैं उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया गया है फॉर दी एनआईएस कैंडिडेट सेम विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दी 65 और 59। यानी जो भी डिसीजन एनआईएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे इस ऑर्डर में लिया गया है सेम रूल इंप्लीमेंट होगा फॉर दी 65 और 59 के कैंडिडेट के लिए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहने को तो ये देखिए सिर्फ एडीटी 23 के हाई कोर्ट के ऑर्डर है, बाकी इसका इफेक्ट सभी जो अंडर प्रोसेस जितनी भी एडीटी की रिक्रूटमेंट है सब पे ही देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको लाइन टू लाइन डिकोड करके मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या कुछ लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए जब से हाई कोर्ट के ऑर्डर जारी किए गए हैं बहुत सारे लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। कोई कुछ बोल रहा है कि कोई बीएड कैंडिडेट को शामिल कर लिया, कोई बोल रहा है कि एनआईएस को बाहर कर दिया। इस तरह की बहुत सारी रूमर्स फैली हुई है। तो अब आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट एडीटी 23 के जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर है ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या डिसीजन लिया है हाई कोर्ट ने फॉर द बीएड और फॉर द एनआईएस कैंडिडेट। और इसी के साथ देखिए जो ओरिजिनल एक एडवर्टाइजमेंट को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कैंडिडेट के माइंड में, जिसको एक डिफरेंट वे से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि ये ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है, ये ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है। तो ये डाउट भी अब आपके इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ये एक्चुअल में ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है कौन सी। तो चलिए अब इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ लिखा हुआ है हाई कोर्ट के ऑर्डर में। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम अब ऑर्डर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या कुछ मेंशन किया गया है। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे मेंशन है द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन बीइंग सीएम नंबर दिस फॉर द क्लेरिफिकेशन ऑन ऑर्डर डेटेड 19 December 2023 along with the CM number this for the extension of time period for the compliances of the order dated 19 December पास्ड बाय दिस कोर्ट। तो बोला है कि यहाँ पे 2 सीएम फाइल की है, जिसमें से फर्स्ट सीएम है दैट इज़ फॉर द क्लेरिफिकेशन कि क्लेरिफिकेशन दी जाए। क्लेरिफिकेशन किन मैटर पे दी जाए? सबसे पहले तो बीएड कैंडिडेट पे, एनआईएस कैंडिडेट पे, और इसी के साथ देखिए ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट को लेके भी यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगी गई है। वो भी अभी मैं आपको बताऊँगी क्या कुछ बोला गया उसके बारे में भी। और दूसरी जो सीएम थी वो थी फॉर द टाइम पीरियड। डिपार्टमेंट का मानना है कि 2 मंथ्स का टाइम इज़ नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस एडवर्टाइजमेंट और कंप्लीट दिस रिक्रूटमेंट। यानी कि 2 मंथ्स में इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा और टाइम हमें दिया जाए। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके बारे में हाई कोर्ट का क्या कुछ मानना है। सबसे अच्छी बात यह है इन ऑर्डर की कि यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लेरिफाई किया गया कि अब तक की हिस्ट्री क्या रही इस केस की, क्या कुछ डिसीजन लिया गया, कौन कौन से ऑर्डर को यहाँ पे क्वेश्चन किया गया। तो आपको ये वीडियो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखनी होगी, क्योंकि देखिए अगर आप वीडियो को थोड़ी सी भी स्किप करते हो तो ऑब्वियस है कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाएगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छे से इस वीडियो को सुनिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बारे में आगे क्या बोला गया है। वी हैव गॉन थ्रू द ऑर्डर डेटेड 19 December passed by the coordinate bench which apparently has been passed in term of the consent of the parties inasmuch as the writ petitioner had chosen to withdraw the writ petitions। तो बोल रखा है कि जो ऑर्डर जो पास किए गए थे कोऑर्डिनेट बेंच ने इस डेट को, जिसने क्या किया, जो मेन जो ऑर्डर पास किए थे वो इस यहाँ पे किए गए थे कि जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या किया कि अपनी जो रिट्स थी वो वापस ले ली। उन्होंने अपनी जो रिट थी वो वापस ले ली, जिसी के बिहाफ पे एडीटी 23 की रिक्रूटमेंट को फाइनली बहाल किया गया था और ये डिसीजन लिया गया था कि रिक्रूटमेंट को कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे बात की जा रही है therefore the action of the learned single judge allowing the writ petition and quashing the and setting aside the advertisement dated this along with the implied selection criteria has been set aside। तो बोल देखिए जो मेन जो इशू था जिसकी वजह से एडीटी 23 आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई, वो मेन इशू यही था कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो डेटेड थी ये 6 मार्च 2020 इससे ही क्वेश कर दिया गया था। और इसी के साथ जो सिलेक्शन प्रोसीजर थी उससे भी क्या कर दिया है, उसे कैंसिल कर दिया गया था, इम्प्यूट कर दिया गया था। तो मेन इशू यही रहा जिसकी वजह से आज तक एडीटी जो 23 की रिक्रूटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाई। बट फाइनली
जो 19 दिसंबर को इन सबको जो भी पहले ऑर्डर जारी किए थे उन्हें क्वेश किया गया। इसी के साथ कौन कौन से ऑर्डर क्वेश किए गए यहाँ पे ये भी देखिएगा। द जजमेंट डेटेड 18 नवंबर 21 पास बाय द लर्न सिंगल जज एंड ऑर्डर डेटेड 20 अक्टूबर 23 डिसमिसिंग दिस दस हैव बीन सेट असाइड। तो बोल रखा है कि इसके अलावा जो इस डेट को जो ऑर्डर पास किए गए थे और इस डेट को जो ऑर्डर पास किए गए थे उन्हें भी क्या कर दिया गया, उन्हें भी हटा दिया गया, उन्हें सेट असाइड कर दिया गया, उन्हें क्वेश कर दिया गया। ठीक है, तो वही क्वेश कर दिया गया। तो उसके बाद 19 दिसंबर को फाइनली ऑर्डर जारी किया गया कि भर्ती को कंप्लीट किया जाए। और क्या किया गया उसमें ये भी बताया गया इसमें, इट इज इन सच सर्कमस्टांसेस द स्टेट काउंसिल ऑन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट पंजाब हैड स्टेटेड ऑन 19 दिसंबर 2023 that the entire selection process would be completed and final result would be declared after 8 weeks in terms of original advertisement। तो यहाँ पे बोला है कि जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे ऑफ द एजुकेशन रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट पंजाब, उन्होंने बोला कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट है, हम क्या करेंगे सिर्फ 8 वीक्स में क्या कर देंगे, पूरा रिजल्ट जारी कर देंगे और इन ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। तो ये था पूरा मुद्दा कि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट को पूरा करना था और विद इन 8 वीक्स पूरा करना था। तो आगे इसके बारे में देखिए कि अब जो सीएम जो फाइल की गई है, जो क्लेरिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में यहाँ बोला गया। सबसे पहली बात तो देखिए जो सीएम फाइल की गई इसमें बहुत अच्छे से क्लियरिफाई किया गया सब कुछ, ये बहुत अच्छी बात है। ये सीएम पढ़ने के बाद ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी आप अच्छे से सुनिएगा क्या क्या बोला गया है इसमें। सबसे पहले तो देखिए ये जो सीएम थी इसी के अकॉर्डिंग स्टेट ऑफ पंजाब हैड आस्क्ड टू क्लेरिफिकेशन ऑन दी फॉलोइंग इशू। सबसे पहला क्या इशू था, चलिए अब हम देखते हैं। फर्स्ट जो इशू था वो ये है, वेदर द कोरेंडम्स एंड द पब्लिक नोटिस इशू सब्सिक्वेंटली टू द एडवर्टाइजमेंट डेटेड 6 मार्च 2020 बट पीरियड टू द लास्ट डेट फॉर द इन्वाइटिंग द एप्लीकेशन एज डिटेल्स इन पैराग्राफ ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। तो बोला गया है कि इस डेट के बाद जितने भी नोटिस जारी किए गए, इस डेट के बाद कौन से नोटिस जारी किए गए थे। सबसे पहली बात तो देखिए वॉलंटियर टीचर को शामिल किया गया, एक्सपीरियंस के मार्क्स दिए गए, नॉन जो टेट क्वालिफाइड टीचर थे उन्हें शामिल किया गया। तो उन सब के बारे में यहाँ पूछा गया कि जो भी नोटिस हमने इस डेट के बाद जारी किए थे बट बिफोर दी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की उस डेट से पहले जितने भी हमने नोटिस जारी किए थे क्या वो सभी ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट माने जाएंगे, क्यों माने जाएंगे। इन्होंने ये बात भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है, especially in the light of the fact that the petitioner respondents have categorically admitted that they do not want to challenge the selection criteria। तो इन्होंने बोला है क्योंकि जो पिटिशनर थे उन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया को कभी भी चैलेंज नहीं किया या फिर कहे तो उन्होंने डिनाई कर दिया टू चैलेंज दी सिलेक्शन क्राइटेरिया। और इसी के बिहाफ पे देखिए इस ऑर्डर को भी, इस एडवर्टाइजमेंट को भी कैंसिल किया गया था जब इन्होंने अपना जो सिलेक्शन क्राइटेरिया को चैलेंज करने के लिए डिनाई ही कर दी, अपनी रिट तो वापस ले ली। तो क्या अब इसके बाद जितनी भी एडवर्टाइजमेंट के नोटिस जारी किए गए हैं क्या उन सभी को ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट का पार्ट समझा जाए। तो ये देखिए कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट क्या जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट है वो किसे माना जाए। इसके बिहाफ पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट में जितने भी चेंजेस किए गए, जितने भी कोरेंडम पब्लिक नोटिस जारी किए गए इस डेट के बाद, वो सभी ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के अंडर इंक्लूड करने के बारे में डिपार्टमेंट सोच रहा है। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होता तो डिपार्टमेंट कभी इस बात पर क्लेरिफिकेशन के लिए मांग नहीं करता। क्योंकि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट तो देखिए सभी को आइडिया है कि ऑब्वियस है कि सभी यही सोच के चलते हैं कि जो पहली बार एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी दैट विल बी द ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अदर जो नोटिफिकेशन जारी किए उनके ऊपर भी क्लेरिफिकेशन ली है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये देखने को मिले कि जितने भी कोरेंडम या पब्लिक नोटिस जारी किए गए इस डेट के बाद वो सभी नोटिस इंक्लूड करके एक कंबाइंड जो एडवर्टाइजमेंट है उसी को ही ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के तौर पे ट्रीट किया जाए। तो ये यहाँ पे एक देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखते हैं, अभी हम देखते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या बोला इसके बारे में। उसके पहले हम देखते हैं कि दूसरी जो क्लेरिफिकेशन थी उसके बारे में क्या डिपार्टमेंट ने अपना पक्ष रखा, क्या कुछ पूछा गया। सबसे पहली बात तो है वेदर द कैंडिडेट हैविंग द बीएड क्वालिफिकेशन इंस्टेड ऑफ द 2 ईयर ईटीटी डिप्लोमा कोर्स पास आर टू बी कंसीडर और नॉट फॉर द पोस्ट ऑफ ईटीटी टीचर। तो यहाँ पे बोला गया कि जो बीएड किए हुए कैंडिडेट थे जिन्होंने 2 ईयर्स की ईटीटी नहीं की हुई, क्या उन्हें एलिजिबल माना जाए, क्या उन्हें कंसीडर किया जाए फॉर द ईटीटी पोस्ट। तो यहाँ पे आगे जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अच्छी नहीं है। क्योंकि अभी आप भी सुनिएगा, आप भी बताइएगा आपके व्यू पॉइंट्स के बारे में। सिंस देयर इज़ नो सच प्रोविजन फॉर इन दी प्रिविलेंट सर्विस रूल। तो यहाँ पे लाइन बोली गई है कि यहाँ पे कोई भी
जो सर्विस रूल में इस तरह का कोई भी प्रोविज़न नहीं है, बट द कैंडिडेट वर एलिजिबल टू अप्लाई परस्यूएंट टू द NCT नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने साफ साफ बोला है बिल्कुल कि बीएड कैंडिडेट के लिए इन्होंने कोई भी सर्विस रूल में कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया, फिर भी उन्हें शामिल किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि NCTE के जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, तो देखिए आपको पता है NCTE की 2018 में गाइडलाइन आती है, जिसके अकॉर्डिंग बीएड कैंडिडेट को शामिल किया गया था। और अब क्या हो इसके बारे में इन्होंने आगे भी बोला है, विच हैज़ बीन स्ट्रक डाउन बाय दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो बोल रखा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, NCT की गाइडलाइन को ही रद्द कर दिया है, हटा दिया है, बिल्कुल कैंसिल कर दिया है, और हमने भी कोई भी हमारे सर्विस रूल में कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाया फॉर दी बीएड कैंडिडेट। तो ये देखिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीएड कैंडिडेट के लिए आने वाले टाइम में नेगेटिव साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया फॉर दी बीएड कैंडिडेट। बाकी देखिए हो सकता है कि काफ़ी बीएड कैंडिडेट को ये बात मेरी अच्छी ना लगे, बाकी मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, जो बातें हाई कोर्ट के ऑर्डर में लिखी हुई है मैं सिर्फ वो आपको इंटरप्रेट करके बता रही हूँ, वो ही डिकोड करके आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने कोई भी पर्सनल व्यू पॉइंट शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे न तो बीएड कैंडिडेट का फेवर ले रही, ना ATT कैंडिडेट का, ना NIS का। जो रियलिटी है, जो ऑर्डर में जो बातें लिखी हुई है, मैं सिर्फ आपको वो बता रही हूँ। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को समझेंगे। आगे हम देखते हैं NIS कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे कुछ बातें बोली गई है, और NIS कैंडिडेट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और NIS में देखिए ये सभी ATT कार्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, 6035 हो, 5994 हो, 2364 हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे बोला गया है, whether the candidate having 18 months DLED are to be considered or not in view of the judgment dated 18th of November 2023 rendered by the apex court। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो 18 मंथ की जो DLED है, क्या उन्हें कंसीडर किया जाए, क्योंकि उसके बारे में भी देखिए इस डेट को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है। आगे के जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दी NIS कैंडिडेट। ये पॉइंट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गेम चेंजिंग लाइन साबित हो सकती है फॉर दी NIS कैंडिडेट। यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट खुद से क्लेरिफाई की है, स्पेशली सिंस द प्रिवेलेंट सर्विस रूल इंक्लूडिंग द सेम। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो सर्विस रूल है वहाँ पे NIS कैंडिडेट को ऑलरेडी इंक्लूड किया जा चुका है फॉर दी ETT। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि सर्विस रूल में NIS कैंडिडेट के लिए प्रोविज़न तो है, बट ऊपर देखिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि बीएड कैंडिडेट के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। तो यहाँ से देखिए कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कहीं कुछ कैंडिडेट के लिए उम्मीद नज़र आई है, तो कुछ कैंडिडेट के लिए यहाँ पे निराशा भी हाथ लगी है। बाकी इसके बारे में आगे हम देखते हैं कि हाई कोर्ट का क्या मानना है। हाई कोर्ट ने इन सब के बारे में क्या कहा। इन्होंने तो अपनी बातें क्लेरिफाई कर दी कि हमने इसके लिए रूल बनाया है, इसके लिए नहीं बनाया, क्या करना है क्या नहीं, क्या पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है वो भी मैंने आपको अभी बताए। अब देखते हैं हाई कोर्ट ने इसके बारे में क्या बोला। अब देखिए यहाँ पे बोला हुआ है 4th पैराग्राफ में, द ऑर्डर डेटेड 19th of December 23 इन दी अपील एज सच वर डिक्टेटेड इन दी ओपन कोर्ट इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑल दी काउंसिल फॉर दी पार्टीज एज दी वर्ड ओरल इटसेल्फ रिपीटेड डिस्पाइट इन दी हेड नोट एंड एट दैट टाइम। तो बोल रखा है कि 19th of December को ऑलरेडी ओपन कोर्ट में इसके ऊपर ऑर्डर जारी किया जा चुका है, और जो भी ऑर्डर जारी किए गए थे वो ओरली बिल्कुल अच्छे से सबके सामने, काउंसिल के सामने जो जारी किए गए थे, बिल्कुल सबको पता था अभी क्या ऑर्डर जारी किए गए हैं। और आगे देखिए जो पॉइंट जो बोला गया, जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियरिफाई की है, जो मतलब कह सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस देने वाली बात है, और ETT कैंडिडेट को तो स्पेशली और 5994 कैंडिडेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। वो ये है, द स्टेट काउंसिल हैज़ नोट राइज एनी ऑब्जेक्शन। तो बोल रखा है कि जब ऑर्डर जारी किए जा रहे थे तो स्टेट काउंसिल ने कोई भी ऑब्जेक्शन जारी नहीं किया। यानी कि जब सबके सामने 19th of December को जो भी ऑर्डर थे जिसमें बोला गया था ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट को पूरा कीजिए, तो एक बार भी स्टेट काउंसिल ने या फिर जो डिपार्टमेंट के जो वकील थे, जो पैरवी पे गए हुए थे कोर्ट में, उन्होंने एक बार भी इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। जब हाई कोर्ट ने बोला कि आप ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट पूरी कीजिए, तो एक बार भी स्टेट काउंसिल ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यानी कि जो गए हुए थे डिपार्टमेंट की जो स्टेट काउंसिल थी, उन्हें ये तो पता था कि 8 वीक्स में हम रिक्रूटमेंट पूरी कर सकते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता था कि बीएड कैंडिडेट भी इस रिक्रूटमेंट में शामिल है, NIS के कैंडिडेट भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, तो किस तरह से रिक्रूटमेंट पूरी करेंगे। मतलब इन्होंने ये तो बोल दिया हम पूरी कर देंगे, पर कैसे करेंगे इसके बारे में इन्होंने एक बार भी क्लेरिफिकेशन नहीं मांगी। और यही कारण है कि ETT 2364 की रिक्रूटमेंट अभी तक पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगर 19th of December को ही अगर इस पर क्लेरिफिकेशन मांग ली जाती तो अब तक ETT 2364 के कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके होते। सबसे ज़्यादा गलती जो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही वो यही है कि 19th of December को ऑब्जेक्शन नहीं लगाया गया इस बात पे।
और यहाँ से TT 5994 के कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ा सबक है कि TT 5994 के कैंडिडेट भी देखिए सेम ऐसी ही कंडीशन को इस टाइम फेस कर रहे हैं, और उनको भी उम्मीद है कि JG साहब है वो जाएंगे कोर्ट में, कहीं ना कहीं अच्छे से पक्ष रख के सुनवाई होगी, अच्छे से पैरवी की जाएगी। बाकी देखिए यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि किस तरह से डिपार्टमेंट के जो वकील थे या फिर डिपार्टमेंट थे उन्होंने किस तरह से इग्नोरेंस रखी TT 23 के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि AG साहब जाते ही केस सोल्व हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर वो वेल एंड गुड है, अगर वो पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा पक्ष अच्छा ही होगा। बाकी देखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि जो प्राइवेट वकील जो हायर किए गए हैं वो एटलीस्ट शामिल हो जो सुनवाई में, वो अच्छे से पक्ष रखे, क्योंकि जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो तो पता नहीं कैसा क्या पक्ष रखेंगे। बाकी जो प्राइवेट वकील जो काडर ने हायर किया होगा वो अच्छे से अगर पक्ष रखे तो भी बात बन सकती है। इस चीज़ पर भी अच्छे से फोकस किया जाए। बाकी चलिए आगे हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में आगे हाई कोर्ट ने क्या बोला है। यहाँ पे बोला है, इन सच सर्कमस्टांसेस वी आर ऑन दी कंसिडर ओपिनियन दैट एट दिस टाइम point of time the state of Punjab cannot seek clarification on the issue 1, 2, 3 reproducing here above. Accordingly the both applications stand dismissed। तो बोल रखा है कि अब है ना स्टेट पंजाब जो स्टेट ऑफ पंजाब है कैन नॉट सीक द क्लेरिफिकेशन। तो अब क्लेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे नहीं आ सकते। सीधी सी बात यही है, हाई कोर्ट ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब आप आगे हो क्लेरिफिकेशन लेने के लिए भी क्लेरिफिकेशन कीजिए। मेन मुद्दा तो यही है कि आप उस टाइम कहाँ थे, आप अभी आ गए हो क्लेरिफिकेशन के लिए, तो अब आपको इस तरह की कोई भी क्लेरिफिकेशन हाई कोर्ट से नहीं मिलेगी। पॉइंट 1, 2, 3 जो मैंने आपके साथ अभी ऊपर कंसीडर किए, आपको कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दी जाएगी और आपकी जो CM थी वो भी डिसमिस कर दी गई। तो अब फाइनली देखिए ये पूरा मैटर रहा। इसके अलावा भी देखिए एक और CM भी थी जो किसी एक कैंडिडेट ने ही फाइल की थी। मेनली उनका यही था कि प्लीडिंग दैम इन एज द इंटरवीनर्स इन दी मैटर्स ऑफ इज टू नॉट बी लाइबल। इनका मेन इशू यही था कि जो भी अभी तक जो सुनवाई हुई है उसमें इन्हें भी शामिल किया जाए, इन्हें भी इंटरवीन करने का मौका दिया जाए। बट फाइनली जो हाई कोर्ट थी उन्होंने डायरेक्टली इसके लिए मना कर दिया। इनका यही कंसर्न था मेन, द मैटर हैज़ बीन पेंडिंग बिफोर दिस कोर्ट आफ्टर द लर्न सिंगल जज हैड डिसमिस द रिव्यू एप्लीकेशन ऑन 20th of October 23 and at no point of time application had made any such prayer। तो बोल रखा जब इससे पहले बहुत बार सुनवाई हुई, डिसमिस होने से जो पूरा जो मैटर सॉर्ट आउट हो उससे पहले, तो तब कभी भी किसी भी एप्लीकेंट ने इस तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई। तो अब आपको कोई भी हम राइट नहीं देते कि आप यहाँ पे आके फिर से इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन लगाए, कोई इंटरवीन करने का आपको मौका नहीं यहाँ पे नहीं दिया जाएगा बेसिकली। तो इसी के बिहाफ पे तो क्या कर दिया कि इनकी जो भी रिपीटिशन जो थी इनकी भी CM डिसमिस कर दी गई। अब बात आती है कि फाइनली डिसीजन क्या लिया गया। तो सबसे पहले तो बात अगर हम हाई कोर्ट की करें तो देखिए हाई कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्टली इस बात से डिनाई कर दिया है। इस बात के लिए बिल्कुल कह सकते हैं कि डिनाई कर दिया गया है हाई कोर्ट द्वारा कि अब इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए। क्लेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अब बात आती है कि अब किस बिहाफ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो अगर हम देखिए कि डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे डिसीजन लेगा, तो डिपार्टमेंट अगर अपने बिहाफ पे डिसीजन लेता है तो सबसे पहले तो NIUS कैंडिडेट के लिए तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट के द्वारा भी कि डिपार्टमेंट भी शायद कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है NIUS कैंडिडेट के लिए। तो सेकंड बात करते हैं हम B.Ed कैंडिडेट के लिए कि B.Ed कैंडिडेट के लिए क्या डिसीजन लिया जाएगा। इसके बारे में भी देखिए मैंने आपको आराम से बिल्कुल अच्छे से बताया कि क्या कुछ ऑर्डर में मेंशन है, CM में क्या कुछ डिपार्टमेंट ने मेंशन किया है। बाकी जो लोग आपको बोल रहे हैं डायरेक्टली कि B.Ed कैंडिडेट को शामिल कर लिया गया है या फिर NIUS कैंडिडेट को शामिल कर दिया है या फिर किसी को बाहर कर दिया गया है, तो देखिए ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है इस ऑर्डर में। कहीं भी एक सिंगल लाइन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि किन्हें तो शामिल किया जाए, किन्हें ना शामिल किया जाए। तो बात आती है कि अब रिक्रूटमेंट कंप्लीट कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर हाई कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन से मना किया है और ये बोला है कि डिपार्टमेंट इसके बारे में अपने आप से क्लेरिफाई है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने उस दिन ऑब्जेक्शन नहीं लगाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं जहाँ पे बार बार जोर दिया जा रहा है ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि डिपार्टमेंट ने ये लाइन अच्छे से खुद से मेंशन की है कि ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको इस डेट के बाद जितने भी नोटिफिकेशन जारी किए गए थे उन सभी नोटिफिकेशन को इंक्लूड करके एक सिंगल एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए और उसी के बिहाफ पे पूरी रिक्रूटमेंट कंप्लीट की जाए। और अगर ऐसा किया जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी कैंडिडेट को मौका मिलेगा, चाहे वो B.Ed कैंडिडेट हो, चाहे वो NIUS कैंडिडेट हो, चाहे वो वॉलंटियर हो, नॉन टेट पास हो, सभी कैंडिडेट को। तो हो सकता है ऐसा कुछ इन फ्यूचर आपको देखने को मिले। बाकी देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा कि डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो टोटली यहाँ पे डिनाई कर दिया है फॉर गिविंग एनी टाइप ऑफ क्लेरिफिकेशन। तो अगर आपको कोई ये बोले कि फाइनली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी कर दिया है, इसमें ये है वो है,
तो देखिए इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के पास मौका है, किसी को भी परेशान होने की एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्द डिपार्टमेंट अपने बिहाफ पे इस पर डिसीजन लेगा। बाकी तो देखिए पहले भी ऑलरेडी डिपार्टमेंट को टाइम दिया था हाई कोर्ट ने कि आप 2 मंथ्स में रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कीजिए, और इस दौरान डिपार्टमेंट ने क्या कैसा काम किया इसके बारे में एटलीस्ट आप सभी को आइडिया तो है ही कि डिपार्टमेंट ने कितने अच्छे से या फिर कितने बहुत ही अच्छे कह सकते फुर्ती भरे ढंग से काम किया, इस सब के बारे में आपको आइडिया है। बाकी उम्मीद है कि एटलीस्ट अब डिपार्टमेंट कैंडिडेट के बारे में कुछ सोचे, बहुत जल्द नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले कि 23 जून की रिक्रूटमेंट में हम इन्हें शामिल कर रहे हैं, इन कैंडिडेट को मौका मिलेगा, या फिर जो भी रिस्पॉन्स होगा एटलीस्ट कहीं ना कहीं सुनाई दे। बाकी देखिए अगर मैं बात करूँ बीएड कैंडिडेट की, तो बीएड कैंडिडेट की 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वहाँ से भी एक उम्मीद देखने को मिल सकती है कि बीएड कैंडिडेट के लिए। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा फॉर दी ईटीटी 23 जून हाई कोर्ट के ऑर्डर के रिगार्डिंग तो एटलीस्ट। और देखिए यहाँ पे जो भी डिसीजन आप डिपार्टमेंट लेगा इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको कट ऑफ पे भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाता है रिक्रूटमेंट में तो ऑब्वियस सी बात है कि 23 जून की कट ऑफ हाई रहेगी। और इसी के साथ साथ देखिए इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा 59-94 की कट ऑफ पे भी, क्योंकि 59-94 भी देखिए एनआईएस के कैंडिडेट भी है और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी है जो कि 23 जून की कैंडिडेट है और उन्होंने 59-94 का एग्जाम भी दिया है। तो अगर 59-94 की ज्वाइनिंग पहले 23 जून की ज्वाइनिंग अगर पहले होती है तो ऑब्वियस ही है कि वहाँ पे आपको कट ऑफ देखने को कम मिलेगी 59-94 में। बाकी इसके बारे में जो भी आगे अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे शेयर की जाएगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।